हाय। आज हम आपको जावा स्क्रिप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, ठीक है। इस ब्यूटीफुल लैंग्वेज को सीखने से पहले सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जावा स्क्रिप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी और इसको क्यों इन्वेंट किया गया। कोई भी चीज को अगर इन्वेंट किया जाता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है। इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट को भी इन्वेंट किया गया, इसके भी पीछे कोई पर्पज था। तो इसको समझने से पहले ना, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो वेब पेज होता है वो जनरली वीकेंड 90 में काम कैसे करता था। तो इसको समझने से पहले यहाँ हम चलते हैं डायग्राम टूल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ना हमने एक ब्राउजर लिया और एक हमने सर्वर लिया, ठीक है। ब्राउजर के अंदर हम इसके अंदर कोई भी यूआरएल डालकर एंटर कर दिया। जैसे ही हम एंटर करते हैं, क्योंकि हमें जो वेबसाइट देखनी है वो यूआरएल होता है, यूआरएल डालकर एंटर किया और रिक्वेस्ट यहाँ पे ना एचटीटीपी सर्वर, ये सर्वर यहाँ से एचटीटीपी रिक्वेस्ट ना यहाँ पे हमारी सर्वर पर चली जाती है, ठीक है। और सर्वर यहाँ से सर्वर से हमें कुछ रेस्पॉन्स मिलता है। उससे पहले हमें समझना होगा, यह यहाँ पर हमें एक वेब पेज देखना चाहते हैं। वेब पेज देखने के लिए हमें एक मेन दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दो चीज़ों की मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, वो क्या होता है, एचटीएमएल होती है, सीएसएस होती है। सबसे पहली चीज़ होती है एचटीएमएल, दूसरी चीज़ होती है सीएसएस। जो सबसे ज़्यादा हमें इसकी जरूरत पड़ती है और वेब पेज को दिखाने के लिए एचटीएमएल ना, एचटीएमएल वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और सीएसएस उसको स्टाइल करता है। हम वापस आते हैं सर्वर पर। जैसे सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से रेस्पॉन्स हमें मिल जाता है HTML CSS के थ्रू अपना वेब पेज शो होने के लिए, ठीक है। ये HTML CSS जब भी ब्राउजर पर आता है, ये जो वेब पेज है वो रेंडर हो पाता है, ये तो ठीक है। लेकिन जो CSS पहले होता था उसमें इतनी सारी कैपेबिलिटी नहीं होती थी जो कि आज की डेट में है। जैसे कि उसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन, ये कुछ भी नहीं था पहले। उसमें एक चीज भी होती थी, हावर। जैसे कि ये हावर है ना, इसमें हम कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे एक चीज है हावर। आप अगर हावर इसको कर रहे हैं ना, तो ये देखिए कैसा हुआ करती थी, है ना। पहले सीएसएस के अंदर करते थे ऐसे करके। यहाँ पर HTML CSS थोड़ा स्टैटिक टाइप का था और थोड़ा सा बोरिंग था। इसमें इतनी ज्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं डाल सकते थे। तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे एक पीस ऐड करें जो हमारे वेब पेज को थोड़ा डायनामिक बनाए और उसके अंदर थोड़ी सी लाइफ डाले। तो हमारा यहाँ जन्म होता है जावा स्क्रिप्ट का। तो उसके बाद HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट भी हमें सर्वर से एक्सेस होने लगी, मिलने लगी, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की मदद से हमारा जो वेब पेज होता है वो थोड़ा सा डायनामिक हो गया और उसके अंदर ना हम बहुत सारी चीजें, इंटरेक्टिविटी ऐड कर पाते थे, ठीक है। ये जो आपको वेब पेज दिख रहा है, जिस वेबसाइट के ऊपर मैं हूँ, ये सारा HTML है। यहाँ पे जो ना स्टाइल है ना, ये देखो यहाँ पे ये स्टाइल है, ये सब CSS है। ये जो कलर दिख रहा है ना, ये सब CSS है। यहाँ से अगर कोई आइकन उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये सारी एक्टिविटी ना जावास्क्रिप्ट के अंदर है। और पूरे बैक पेज के पीछे ना बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। पहले जावास्क्रिप्ट उतनी फेमस हुआ नहीं करती थी। जावास्क्रिप्ट के स्ट्रीम में कुछ ऐसे भी मूवमेंट आ गए, उसके बाद ये तो जावास्क्रिप्ट है, ये फेमस होने लगी। वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं जावा स्क्रिप्ट को किसने क्रिएट किया और क्या क्या हुआ। तभी तो यहाँ पर सबसे पहले एक जो व्यक्ति है ना, व्रैंडन ईच, इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, उसको नाम दे दिया मोचा। इन्होंने जो मोचा नाम दिया ना, ये नेटस्केप है। नेटस्केप के अंदर एक कंपनी हुआ करती थी जो मोचा है ना। और इसका मोचा जैसे, ये तो नेटस्केप तो ये कंपनी का नाम है, ये मोचा लैंग्वेज जो बनाई। तो मोचा इसके अंदर मतलब एम्प्लॉय काम करते थे, ठीक है। ये मोचा लैंग्वेज ना डेवलप हुई हुई थी। जैसे कि लाइव स्क्रिप्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये जो लाइव स्क्रिप्ट है आगे जाके इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया। इसके नाम के लिए मीटिंग हुई थी, लोगों ने बोला जावा स्क्रिप्ट सही रहेगा, तो जावा स्क्रिप्ट रख दिया। जावा और जावा स्क्रिप्ट देखिए, तभी जावा बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी और वैसे भी आज आज भी पॉपुलर है। उस टाइम पर जावा बहुत ही अलग लैंग्वेज पर लेवल पर होती थी। जो जावा डेवलपर्स थे,
इन्होंने जावास्क्रिप्ट वालों ने ये सोचा, क्यों ना हम जावा डेवलपर्स को थोड़ा अट्रैक्ट करें हमारी लैंग्वेज की तरफ। तो ये भी एक रीजन था। अगर हम अपनी लैंग्वेज का नाम बदलकर नाम जावास्क्रिप्ट रखते हैं तो जावा वाले लोग ना हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जावा और जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स भी एक दूसरे से ना मिलता जुलता है, लेकिन वो खुद लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद आपको पता होगा कि कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, बोला आपकी जो लाइव स्क्रिप्ट है ना, हमें नहीं चाहिए। हम अपनी स्क्रिप्ट यूज करेंगे जो जेएस स्क्रिप्ट, बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट से बनाई गई थी। माइक्रोसॉफ्ट वो उसे यूज करने लग गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 उसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से ना क्या हुआ, स्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग वर्जन बन गए। एक माइक्रोसॉफ्ट की, और जिसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, और जो बाद में जाके जावा स्क्रिप्ट पड़ा वो अलग। इसके बाद आगे कुछ कुछ हुआ, क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सोचा कि डिसीजन जो लिया है वो थोड़ा गलत है। उन्होंने एग्री कर लिया, जो स्टैंडर्ड जावा स्क्रिप्ट थी वो यूज करने लगे, वो यूज करेंगे। और यहाँ पर एक नाम आता है, एकमा। एकमा, और एकमा ECMA, ये वाली है ना हमारी एकमा, यहाँ पे है, ये देखो एकमा स्क्रिप्ट है ना। एकमा स्क्रिप्ट ना एक ऑर्गेनाइजेशन है। एकमा स्क्रिप्ट ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बनाया, एक स्पेसिफिकेशन दिया, बनाया। और जितने भी इस ब्राउजर थे, वो जो सारे ब्राउजर को एक स्पेसिफिकेशन फॉलो करना था कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होती है। तो ब्राउजर अगर आप बनाते हो तो एक्मा स्क्रिप्ट जो स्पेसिफिकेशन है उसको फॉलो करना है। सारे ब्राउजर एक्मा फॉलो करने लगे, और जावास्क्रिप्ट का नाम आगे जाने जाने लगा जाने आगे आगे जाके एक्मा स्क्रिप्ट पड़ गया। जावास्क्रिप्ट का पहले नाम, ऑफिशियल नाम जावास्क्रिप्ट पहले का नाम था, और ऑफिशियल नाम एक्मा स्क्रिप्ट हो गया। तो शुरू शुरू में जावा स्क्रिप्ट इतनी फेमस नहीं हुआ करती थी। इसका यूज किया जाता था स्पैमिंग करने के लिए, ब्राउजर के अंदर कोई अलर्ट बॉक्स दिखाना है। लेकिन हुआ हुआ क्या कि यह एक नाम ना, जे क्योरी, एक नाम है जे क्योरी। जे क्योरी एक लाइब्रेरी है, बहुत सारे ब्राउजर थे, और उनका जो इंजन है जावा स्क्रिप्ट का कोड सब जगह एक हिसाब से नहीं चलता था। यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर कुछ अलग अलग बिहेवियर है, तो यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। जे कोरी ने क्या किया कि वो जो सारी चीजें हैं ना इनको हैंडल करके एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरी बनाई। कोई भी कोड अगर कोई भी कोड अगर कोई भी कोड अगर जे क्वेरी के अंदर लिखोगे ना तो वो सारे के सारे जितने भी ब्राउजर होंगे सब में रन होगा। तो जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में एक मूवमेंट आ गया, jQuery को इतना सक्सेस मिला कि सारे लोग jQuery को यूज करने लगे। और बहुत पावरफुल लैंग्वेज, पावरफुल चीजें इसकी मदद से होने लगी। इसके बाद 2009 में एक और इन्वेंट हुई। जावास्क्रिप्ट के हिस्ट्री में एक व्यक्ति है जिसका नाम रायन रायन डाउ है। और इन्होंने क्या किया कि जैसे कि अपना जो क्रोम ब्राउजर है, देखिए मैं जो यूज कर रहा हूँ क्रोम ब्राउजर, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और हर एक ब्राउजर के अंदर ना जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट को रन करता है, और क्रोम के अंदर भी एक B8 है जो बेसिकली C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो रायन डायल ने इन्होंने क्या किया कि ये जो इंजन है ना इसके लिए ना एक ओपन सोर्स फ्री था। इसका कोड ना कोई भी यूज कर सकता है, और अभी भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते थे। इन्होंने ना इसका कोड लिया और C++ का प्रोग्राम एक लिखा। दोनों को मर्ज करके ना एक प्रोग्राम जो बनाया ना, उसको बोलते हैं आज की डेट में नोड जेएस। 2009 में नोड जेएस का जन्म हुआ, और 2009 तक जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिमिटेड थी फ्रंट एंड पर। ये जो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना, ये फ्रंट एंड है और नोड जेएस है। इससे आप सर्वर कोड भी लिख सकते हैं।
इससे आप सर्वर कोड भी लिख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट से फ्रंट एंड पर नहीं, बैक एंड पर भी चलेगी। बैक एंड कोड भी आप जावा स्क्रिप्ट से लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से भी अब जावा स्क्रिप्ट और फेमस, इतनी फेमस होती चली गई। इसके बाद 2015 में जावा स्क्रिप्ट के हिस्ट्री के बीच में ना एक और बड़ी इन्वेंट हुई। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए 2015 में ये हुआ, यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट का नया वर्जन लॉन्च हुआ। उसको बोलते हैं ES6। ES6। इस वर्जन के बाद सबको जावा स्क्रिप्ट से इतना प्यार होने लगा, क्योंकि इस वर्जन के अंदर ना बहुत सारे फीचर्स जो अच्छे, जो बहुत बहुत सारे फीचर्स जो अच्छे अच्छे फीचर्स आते गए। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट पावरफुल लैंग्वेज बन गई, और हर साल जावा स्क्रिप्ट का एक नया वर्जन लॉन्च होने लगा। हर साल एक जावा स्क्रिप्ट का नया वर्जन लॉन्च होने लगा। और इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं, ये जो जावा स्क्रिप्ट है ना, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है? तो यहाँ अपने पास एकमा एकमा वो तो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन खुद को जावा स्क्रिप्ट है, कौन से फीचर्स इसमें लाने हैं, ये सारी चीजें कौन करता है? यहाँ पर एक नाम है, वो है TC9339। तो इसके बारे में आपसे, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो TC39 कमेटी है, ये 550 से 100 लोगों के मेंबर की कमेटी है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? जो ब्राउजर मेकर मोरजिला, गूगल, एप्पल, एंड डिवाइस मेकर हैं सैमसंग, एप्पल। बेसिकली उन इसकी 3 दिन की मीटिंग चलती है। इसमें वोटिंग होती है, कौन से नए कोई चेंजेस करने होते हैं, कोई भी नए फीचर्स ऐड करने होते हैं, तो और रिपोर्ट एकमा स्क्रिप्ट को सबमिट किया जाता है। उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो लैंग्वेज में आते हैं।